तो हम लोग जीएसटी के बारे में पढ़ रहे थे। कल हम जो ये लोग जीएसटी का थ्योरी पढ़ लिए थे। अब देखिए उसी में एक चीज़ होता है, व्हाट इज़ एचएसएन कोड। एचएसएन क्या होता है? तो एचएसएन का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम। ये एचएसएन कोड होता क्या है? तो देखिए एचएसएन कोड जो होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी प्रोडक्ट का एक कोड होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होती है खाने पीने में कि हम यहाँ पे उसको किसी और नाम से जानते हैं, लेकिन वही अगर हम बांग्लादेश में चले जाएंगे तो उसको किसी और के नाम से जाना जाता है। जैसे अदर कंट्री की बात ना करें, यहीं की ही बात करें, जैसे कुछ लोग बोलते हैं नमक पारा, तो कुछ लोग बोलते हैं सेवड़ा। एक ही प्रोडक्ट का यानी एक ही खाने पीने की चीज़ को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। तो जब अलग अलग नाम से जानते हैं तो लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। जब पहली बार उसका नाम सुनते हैं तो समझते हैं ये क्या है, लेकिन जब देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि अरे इसका तो नाम ये है। उसी तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया है, पूरे वर्ल्ड वाइड जो WCO है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने क्या किया, हर एक प्रोडक्ट का एक कोड डिफाइन किया है। उस कोड से क्या होता है कि ये जो कोड होता है वो पूरे वर्ल्ड में इसी नाम से जाना जाता है, यानी वो न्यूमेरिक में होता है। कि जैसे सपोज दैट अगर कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर का कोड रख दिया गया है 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरीके से रख दिया गया। तो 2 3 4 5 6 और किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं हो सकता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एचएसएन कोड। यानी जो पूरे वर्ल्ड में अगर किसी प्रोडक्ट को नाम से जाना जाता है तो उसको किस नाम से जाना जाएगा, एचएसएन कोड। और याद रखिएगा एचएसएन कोड जो होता है वो 8 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 8 डिजिट का होता है। और सर्विस पे भी कोड लगते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट पे ही नहीं लगते हैं। किस पे लगते हैं? सर्विस पे भी कोड लगते हैं। लेकिन जो सर्विस पे प्रोडक्ट लगता है उसको हम लोग SAC कोड बोलते हैं। SAC, उसको कौन सा कोड बोलेंगे? SAC कोड बोलेंगे। और SAC कोड जो होता है वो 6 डिजिट का होता है। तो अगर सर्विस बेच रहे हैं तो उस पर SAC कोड लगाना पड़ेगा, और अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उस पर HSN कोड लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए जैसे कि कोई भी अगर आप फॉर्म फिल करते हैं गवर्नमेंट को, अब रिटर्न भेजना पड़ता है। रिटर्न का मतलब समझते हैं? वापस नहीं। गवर्नमेंट को अगर रिटर्न भेजते हैं तो उसको ब्यौरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी जो भी डिटेल्स भेजना हो गवर्नमेंट उसे रिटर्न के नाम से जानती है, कहते हैं कि रिटर्न भेज दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए जो रिटर्न होता है वो अलग अलग तरीके का फॉर्म होता है। उस फॉर्म में क्या होता है, गवर्नमेंट को GST का रिटर्न भेजना पड़ता है। तो GST रिटर्न्स की बात करेंगे तो कई तरीके के रिटर्न्स होते हैं। सबसे पहला होता है GSTR 1। सबसे पहला किसका क्या होता है? GSTR 1 होता है। GSTR 1 जो होता है वो होता है आउटवर्ड सप्लाई के लिए। किसके लिए होता है? यानी ये GSTR 1 जो फॉर्म फिल किया जाता है वो किसके लिए होता है? आउटवर्ड सप्लाई के लिए होता है। आउटवर्ड का मतलब जितने भी पूरे साल में अगर आप रजिस्टर्ड डीलर है, रेगुलर डीलर है, रजिस्टर नहीं, रेगुलर डीलर अगर आप हैं जो टैक्स लगाते हैं, टैक्स लगा करके बेचते हैं, उन्हें हम रजिस्टर्ड डीलर अगर बोलते हैं तो उनको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसका नाम होगा क्या, GSTR 1। और GSTR 1 में किस चीज़ को दिखाना पड़ता है? तो सेल्स को दिखाना पड़ता है कि टोटल पूरे महीने में आपने कितना सेल्स किया, किसको किसको सेल्स किया, कितना सेल किया, वो GSTR 1 में आपको फिल करके भेजना पड़ेगा। और ये जो भेजना पड़ता है वो मंथली भेजना पड़ेगा, हर महीने आपको भेजना पड़ेगा। और ये कब तक भेजना होता है? तो 11 तारीख की, अगले महीने की 11 तारीख तक। जैसे ये आपका क्या चल रहा है, मई चल रहा है, तो इस मई में आपने जितना भी सेल किया होगा इसका पूरा रिटर्न आपको जून की 11 तारीख तक GSTR 1 भर करके गवर्नमेंट को जमा कर देना। तो GSTR 1 किसके लिए होता है? आउटवर्ड सप्लाई, यानी इसमें सेल्स का रिपोर्ट दिखाया जाता है। फिर होता है GSTR 2। तो GSTR 2 भी आपका जो होता है वो परचेस का रिपोर्ट दिखाया जाता है। GSTR 2 में किसका दिखाया जाएगा? परचेस का दिखाया जाएगा। ये भी आपको क्या किया जाता है, मंथली भेजना पड़ता है, यानी हर महीने आपको इसको भेजना पड़ेगा। और ये जो भेजना पड़ता है वो अगले महीने की 15 तारीख तक भेजना आपको पड़ेगा। जैसे मई चल रहा है तो GSTR 2 कब तक भरना है आपको? 15 जून तक आपको इसको गवर्नमेंट को सबमिट कर देना है। नेक्स्ट हमारा है GSTR 3। GSTR 3 क्या होता है? तो GSTR 3 में देखिए हम लोग क्या करते हैं, मंथली रिटर्न भेजते हैं। ये भी ऑन द बेसिस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ टैक्स। यानी GSTR 3 जो फॉर्म भेजा जाता है इसमें देखिए आउटवर्ड यानी सेल्स का भी रिपोर्ट दिखाया जाएगा, इनवर्ट सप्लाई परचेज का भी रिपोर्ट दिखाया जाएगा, और कितना पेमेंट करना है वो उसका भी रिपोर्ट इसमें दिखाना पड़ेगा।
और ये भी भेजा जाता है, वो भी मंथली भेजा जाता है। और ये किसको भेजा जाएगा, कब भेजा जाएगा, ये अगले महीने की 20 तारीख तक। GSTR 3 में परचेज और सेल दोनों को दिखाया जाएगा और कितना पेमेंट करना है वो दिखाया जाएगा। GSTR 4 जो होता है वो कंपोजिट डीलर के लिए होता है। किसके लिए होता है, कंपोजिट डीलर के लिए होता है। रिटर्न ऑफ टैक्स पेयर रजिस्टर अंडर द कंपोजिशन लेवी, यानी कंपोजिट डीलर के लिए होता है। और इनको जो भेजना होता है वो भेजना होता है क्वार्टरली बेसिस पे। किस बेसिस पे भेजना होता है, क्वार्टरली बेसिस पे भेजना होता है। और इनको जो भेजना होता है वो 18 महीने सक्सीडिंग मंथ। सक्सीडिंग मंथ का मतलब समझते हैं, आने वाला। सक्सीडिंग मंथ का मतलब क्या होगा, आने वाला महीना। तो ये क्वार्टरली भेजेंगे, तो क्वार्टरली इनका जैसे अप्रैल मई जून, ये 3 महीने का रिपोर्ट बना करके कब भेजेंगे, जुलाई की 18 तारीख तक। उसी तरह जब दूसरा क्वार्टर आएगा तो जुलाई अगस्त सितंबर का इनको भेजना पड़ेगा 18 अक्टूबर तक। इनको जो हमारे कंपोजिट डीलर जिनका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा हो लेकिन 1.5 करोड़ से कम हो, उनको क्या करना पड़ेगा, क्वार्टरली भेजना पड़ेगा। क्वार्टरली का मतलब हर 3-3 महीने पे उनको अपना रिपोर्ट भेजना पड़ेगा। और वो कब तक भेजना होता है, नेक्स्ट महीने की 18 तारीख तक, ठीक है। फिर उसके बाद होता है GSTR 9। GSTR 9 किसके लिए होता है, तो ये एनुअल रेगुलर डीलर के लिए होता है। ये एनुअल रिपोर्ट भेजा जाता है। इसमें क्या भेजा जाता है, एनुअल रिपोर्ट भेजा जाता है कि टोटल कितना आपने पूरे साल में परचेस किया, कितना आपने सेल्स किया, कितना आपको इनपुट मिलेगा, कितना आपको गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना था। तो इसके लिए कौन सा फॉर्म भरेंगे, GSTR 9 भरेंगे। और ये जो भरा जाता है वो एनुअली यानी साल में एक बार भरा जाता है। कब भरा जाता है, ये साल में एक बार भरा जाता है। और ये जो भरा जाएगा वो 31 दिसंबर को भरा जाएगा। जैसे सपोज दैट ये आपका 2022 का महीना चल रहा है, तो 2022 ये दिसंबर में आपको नहीं भेजना है। 2022 से लेकर के कहाँ जाएंगे, 2023 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा साल। फिर उसके बाद उसके 9 महीने के बाद जो दिसंबर पड़ता है अगले साल के, उसमें आपको ये फॉर्म तब तक का टाइम रहेगा आपको सबमिट करने का। समझ गए ना, ये नहीं कि यही चल रहा है तो इसी में भेज दे, क्योंकि अभी तो ये साल पूरा हुआ ही नहीं है ना। पूरे साल का हमको रिपोर्ट भेजना है तो पहले पूरा साल कंप्लीट करेंगे, फिर जाके 31 दिसंबर तक हमको क्या करना है, ये GSTR 9 फॉर्म फिल करते हैं। समझ गए। तो GSTR 1 किसके लिए होता है, सेल्स के लिए होते हैं। GSTR 2 किसके लिए होता है, परचेज के लिए होता है। कैसे ये भेजना होता है, मंथली भेजना होता है। कब तक सेल्स वाला भेजेंगे हम लोग, 11 महीने तक। परचेज वाला कब तक भेजना है, 15 तारीख तक। और GSTR 3 किसके लिए होता है, हाँ अच्छा GSTR 3 भी बताना बोल रहे। GSTR 3 भी जो होता है वो सिंपल रिटर्न होता है, इन विच समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अलॉन्ग विद द इनपुट टैक्स क्रेडिट डिक्लेयर एंड पेमेंट टैक्स इज अफेक्ट टू टैक्स पेयर। GSTR 3 भी जो भरा जाता है वो इसलिए भरा जाता है कि आप क्या करेंगे, जितना भी टैक्स लगा करके सामान बेचते हैं और जितना भी खरीदते समय टैक्स का पैसा देते हैं, तो वो क्या करेंगे, टैक्स का पैसा जो आपने दे दिया है वो जितना भी बेचे होंगे, जितना आपके पास टैक्स का पैसा होगा वो उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है वही जाके गवर्नमेंट को हम पेमेंट करेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, GSTR 3, कि कितना हमें टैक्स का पेमेंट करना है। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत होगी। चलिए अब देखिए, इसमें एक होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि देखिए, जब आप सेल्स करेंगे तो उस पर आउटपुट टैक्स लगेगा। जब आप सेल्स करेंगे तो उस पर कौन सा टैक्स लगेगा, आउटपुट टैक्स लगेगा। और जब आप परचेज करेंगे तो उस पर इनपुट टैक्स लगेगा। परचेज करते समय जो टैक्स लगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। और सेल करते समय जो टैक्स बचते हैं उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। तो देखिए, जो गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा देना होता है वो आउटपुट टैक्स का देना होता है। किसका देना होता है, लेकिन अगर आप रेगुलर डीलर हैं तो रेगुलर डीलर को गवर्नमेंट ये कहती है कि आप इनपुट टैक्स को क्या किया करिए, आउटपुट टैक्स में से माइनस कर लिया करिए। इनपुट टैक्स में से क्या करेंगे, इनपुट को क्या करेंगे, आउटपुट में से माइनस कर देंगे। जो पैसा बचेगा वही गवर्नमेंट को पेमेंट जाएगा। लेकिन इसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का भी एक रूल होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, कंपोनेंट ऑफ GST कितने होते हैं, कौन कौन से, बाकी का कौन नहीं पढ़े। बैठ के तुम लोग बैठ के मोबाइल चलाते हो, यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, कैमरे में हम सब देखते हो। जितने भी लोग आए थे, कोई भी सिस्टम ओपन करके अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, बस इंतज़ार कर रहे थे कि सर आएंगे। अब 8:40 बजा, नहीं आएंगे तो धीरे से निकल जाएंगे।
कंपोनेंट ऑफ जीएसटी की बात करें तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अगर हम अपनी स्टेट में ट्रांजैक्शन करते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट, तो कौन सा टैक्स इसमें लगेगा? 2 टैक्सेस लगेंगे। कौन कौन सा लगेगा? सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर हम अदर स्टेट यानी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। ये चीज़ें हमारी थी। लेकिन अब देखिए वही कहती है, गवर्नमेंट का एक रूल होता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लिया जाता है, तो सीजीएसटी पहले सीजीएसटी से लेता है। सीजीएसटी पहले किससे लेगा? सीजीएसटी से लेगा। अगर कमी पड़ेगी तो आईजीएसटी से लेगा। उसी तरीके से एसजीएसटी की बात करेंगे तो एसजीएसटी पहले एसजीएसटी से लेगा, कमी पड़ेगी तो आईजीएसटी से लेगा। लेकिन अगर आईजीएसटी की बात करेंगे तो आईजीएसटी पहले आईजीएसटी से लेगा, कमी पड़ेगी तो सीजीएसटी से लेगा, उसके बाद भी कमी पड़ेगी तो एसजीएसटी से लेगा। बस ये याद रखिएगा, सीजीएसटी कभी भी एसजीएसटी से नहीं ले सकता है और एसजीएसटी कभी भी सीजीएसटी से नहीं ले सकता है। सीजीएसटी को लेना होगा तो आईजीएसटी से लेगा, एसजीएसटी को भी लेना होगा तो आईजीएसटी से लेगा, और आईजीएसटी को लेना होगा तो पहले वो अपने से लेगा, फिर अगर कमी पड़ेगी तो सीजीएसटी, फिर उसके बाद कमी पड़ेगी तो एसजीएसटी। इस तरीके से ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आपका GSTR1 था, जीएसटी का फॉर्म था। ये फॉर्म आपको याद होना चाहिए कि कब कौन सा फॉर्म भरा जाता है। तो GSTR1 सेल सप्लाई के लिए होता है, GSTR2 परचेस के लिए होता है, और फिर उसके बाद GSTR3 सेल्स और परचेस दोनों का होता है। GSTR3 भी किसका होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट का होता है। GSTR4 किसके लिए होता है? ये कंपोजिट डीलर के लिए होता है। और GSTR9 क्या होता है? एनुअल रिटर्न होता है। रेगुलर डीलर के लिए होता है, लेकिन कौन सा होता है? एनुअल रिटर्न। और ये डेट याद होना चाहिए कब तक कौन सा फॉर्म फिल करना